हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज इस रजाई में मैं सोऊंगी, समझी? लेकिन क्यों? तू खुद को हुर की परी समझती है क्या, जो इस रजाई में बस तू ही अकेले सोएगी? ओफो, क्या हो गया? तुम लोग इस तरह से क्यों लड़ रही हो? देखो ना, ये हमेशा ही इस रजाई में सोती है। अरे अगर आज मैं इस रजाई में सो जाऊंगी तो क्या ही हो जाएगा? तुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मेरे लिए ये रजाई बहुत कीमती है। ये रजाई तुम दोनों के लिए नहीं, बल्कि हम पांचों के लिए बहुत कीमती है। हे भगवान, यहाँ तो हमेशा ही झगड़ा होता रहता है। ना जाने ये रजाई वाला कब कलेश खत्म होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कलेश कभी खत्म होगा। खैर, तुम सब लड़ाई बंद करोगे या मैं जाऊँ मम्मी को बुलाने? माँ की धमकी सुनकर सब शांत हो जाते हैं, लेकिन उन पांचों की आवाज तो माँ के कानों में चली जाती है। फिर क्या था, उन पांचों की माँ उनके पास आती है और कहती है, तुम पांचों फिर से झगड़ने लगी? मैं क्या करूँ तुम सबका? माँ, आपको किसने कहा कि हम पांचों लड़ रहे हैं? हाँ माँ, मैं तो लड़ाई करती ही नहीं हूँ। मैं तो आपकी संस्कारी बच्ची हूँ। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियाँ कितनी संस्कारी है। चलो अब रात ज्यादा हो रही है, इसलिए तुम सब चुपचाप सो जाओ। मुझे दोबारा तुम्हारी आवाज न सुनने को मिले। ठीक है माँ। माँ, वहाँ से उनकी माँ चली जाती है। तो वहीं अब संध्या बोलती है, हमने माँ को तो यहाँ से भेज दिया, लेकिन अब इस छोटी सी रजाई में हम लोग कैसे सोएंगे? ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब इस छोटी सी रजाई का क्या करना है। ठंड भी हो रही है और साथ ही हमारे पास एक ही रजाई है। करना क्या है? इस एक रजाई में ही अब हम पांचों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इतना कहकर अब पांचों बहनें उस एक रजाई में सो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसा ही इन पांचों का था। ये पांचों एक साथ सो तो गई, लेकिन आधी रात को कभी किसी का पैर रजाई से बाहर आता तो कभी कोई कहीं से चिल्लाती। ऐसे ही सुनीता का आधा शरीर रजाई से बाहर आ जाता है और उसको अब ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से सुनीता की आंख खुल जाती है और खुद के ऊपर रजाई ना देखकर सुनीता मन ही मन कहती है, इन चारों ने तो हद ही कर दी, मुझसे रजाई ही छीन ली। अब मैं इन्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर अब सुनीता रजाई खींचकर खुद ओढ़ लेती है। तो वहीं अब संध्या के ऊपर से रजाई चली जाती है, लेकिन संध्या उठती नहीं है, बल्कि जहाँ रजाई जाती है वो वहीं पहुँच जाती है, जिसके कारण बीच की तीनों बहनें दब जाती हैं। उनके बीच में दबने की वजह से रीना उठती है और गुस्से में सुनीता और संध्या के बीच खुद को दो बहनों रानी और संगीता को दबाता हुआ देखकर चिढ़ जाती है। फिर क्या था, वो अपने हाथ पैरों को फेंकते हुए चारों को नीचे जमीन पर गिराती है और खुद रजाई लेकर आराम से सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो चारों नीचे गिरती हैं, वैसे ही उनकी आंख खुलती है और रीना को अकेले रजाई में सोता देखकर चारों बौखला जाती हैं। लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। फिर चारों एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं और अपनी बची हुई रात उस एक रजाई में गुजारते हैं। अगली सुबह सुनीता रानी से कहती है, रानी, तू तो बहुत ही घटिया तरह से सोती है। अरे तूने तो रात के समय हम चारों को ही नीचे गिरा दिया था। वो तो मैंने जानबूझकर नीचे गिराया था। आखिर तुम लोग मुझे अपने बीच में दबा जो रहे थे। तुम चारों कहाँ भैंस और मैं कहाँ पतली सी सूखी लड़की। क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया था। और नहीं तो क्या, तुमने तो हमें ही नीचे गिरा दिया। अरे ऐसी भी कैसी नींद जो नींद में अपनी बड़ी बहन को लात मारे? अरे तो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है? मैंने तो नींद में मारा ना। अच्छा ठीक है, अब बस भी करो। ये झगड़ा हमें यहीं पर खत्म करना चाहिए। उसकी बात से सब सहमत होते हैं और अपनी लड़ाई बंद करके खाना खाने लगते हैं कि तभी उनकी माँ आती है और उनसे कहती है, मेरी बेटियों, तुम पांचों खाना खा लो आराम से। हाँ माँ, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन आज आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ माँ, क्योंकि हम तो रोज ही खाते हैं और आपने हमसे कभी ऐसे नहीं कहा। कोई बात है क्या? हाँ क्या? यही कि तुम्हारी मासी आ रही है कुछ दिनों के लिए। क्या? पर माँ, वो क्यों आ रही है? अरे बेटा, काफी समय हो चुका है उससे मिले हुए, इसलिए वो आ रही है और वो तुम्हारे साथ सोएंगी। क्या माँ, आपको तो पता है ना सब कुछ। फिर भी लेकिन बच्चों, बस 2 दिन की बात है। बस 2 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद तुम सभी अच्छे से रहना। क्या अच्छे से रहना माँ? आपको नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि हम पांचों एक रजाई में अपना काम कैसे चलाते हैं।
बस करो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी मासी आ रही है और वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, बस। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर उन पांचों को एडजस्ट करना पड़ता है। और जब शाम को उनकी मासी आती है तो अपनी मासी को देखकर पांचों झूठी स्माइल के साथ एक एक करके मासी के पैर छूती है। ये देखकर उनकी मासी कहती है, अरे वाह, मेरी भांजियों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। लगता है इनको मेरा ही इंतजार था। सुनीता देखना, इनको लगता है कि हम इनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इनको पता नहीं है कि हमें इनके आने का इंतजार से खुशी नहीं बल्कि हमारी रजाई शेयर करने से दुख हो रहा है। अब सभी लोग रात का खाना खा लेते हैं और जब पांचों अपनी मासी के साथ सो रहे थे तभी उनकी मासी सोते सोते कभी किसी को लात मारती तो कभी किसी को नींद में थप्पड़। इस वजह से पांचों उठकर एक जगह बैठ जाती है और बेड पर अकेली रजाई में अपनी मौसी को सोने के लिए छोड़ देती है। कुछ समय बाद सुबह होती है और जब पांचों बहनें अपनी माँ और मौसी के साथ बैठी थी तब उन पांचों की शक्ल देखकर उनकी मासी कहती है, अरे मेरी बच्चियों, तुम्हारे चेहरे पर 12 के बजे हुए हैं। क्या तुम रात को सही से सोई नहीं? मासी जी, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी आपको अच्छे से सुनाऊं, लेकिन सुना नहीं सकती हूँ। खुद तो घोड़े बेचकर सोती है, ऊपर से हमसे हमारी नींद के लिए पूछ रही है। वाह रे जमाना। अरे मासी, आप कैसी बात कर रही हैं? हमें आपके साथ नींद नहीं आएगी? अरे ऐसे हो सकता है क्या? अच्छा, तुम सभी मेरे साथ सो गई। तुम्हारे मौसा जी तो मेरे साथ सोते ही नहीं। वो क्यों भला? वो इसीलिए क्योंकि मैं उन्हें बेड से नीचे गिरा देती हूँ। वैसे उनको मेरे साथ रहने का समय नहीं मिलता, लेकिन जब कभी फ्री होते हैं तो मेरे साथ सोते तक नहीं है। हाँ, क्योंकि मौसा जी को भी पता है कि उनकी पत्नी कैसे सोती है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सुनीता बोलती है, माँ, मैं सोच रही थी कि आप अकेली हैं और आप अकेली ही हम पांचों को देखती हैं। ऊपर से हम पांचों की आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि हम पांचों बहन मिलकर आपकी मदद करें। लेकिन सुनीता, ये अचानक से ऐसी बातें क्यों? क्योंकि माँ, हम सभी अब बड़ी हो गई हैं और तो और आप कब तक अकेली इस घर को संभालेंगी? इसलिए हम पांचों कल ही जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे। अरे बच्चों, तुम बाहर क्यों जाओगे? अपनी मौसा जी की कंपनी में लग जाओ। उनका वैसे भी एम्प्लॉय की जरूरत है। उनको कहकर अच्छी सैलरी दिलवा दूंगी। अपनी मासी की बात सुनकर सभी बहनें सहमत होती हैं और अपनी मौसी को जॉब के लिए हाँ कर देती हैं। लेकिन जब एक बार फिर रात होती है तो उनकी मुसीबत फिर से आ जाती है। उनकी मासी फिर भयंकर तरह से सोती है और एक बार फिर उन पांचों बहनों को अपनी मौसी को अकेला छोड़ना पड़ता है। और पिछली रात के जैसे इस रात भी उन पांचों की नींद पूरी नहीं होती। अगली सुबह अब उनकी मासी अपने घर चली जाती है और अगले कुछ घंटों बाद वो पांचों इंटरव्यू के लिए जाती हैं, जहां उनका सिलेक्शन हो जाता है। और अब वो पांचों धीरे धीरे करके अपने घर में जरूरत के सामानों की पूर्ति करती हैं, जिसके बाद अब वो पांचों ना तो अपनी माँ को कभी बाहर जाकर काम करने देती और ना ही उन्हें एक रजाई में रात गुजारनी पड़ती। छवि का रिश्ता जीत नाम के लड़के से तय हो जाता है। कुछ टाइम बाद शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के कुछ महीने बाद छवि को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद वो ये खुशखबरी जीत को देने के लिए मार्केट से एक छोटी सी दुकान पर जाकर एक छोटा सा टूथब्रश लेकर आती है, जिसे वो बाथरूम में रख देती है। और जीत जब अगली सुबह उठकर नहाने जाता है तो वो अंदर रखी हुई 3 ब्रश को देखता है। वो तभी छवि को आवाज लगाकर बुलाता है, छवि इधर आना। जी बोलिए। घर पर कल कोई आया था क्या? नहीं, अभी आया तो नहीं, लेकिन आने वाला है। क्या मतलब? कौन आने वाला है? सही से बताओ ना। ये छोटा सा ब्रश किसका है? हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये ब्रश उसी की है। क्या तुम सच बोल रही हो? जीत खुशी से छवि को गोद में उठा लेता है और तभी छवि बोलती है, अरे नीचे उतारिए, मुझे मम्मी जी आ जाएंगी। आ जाने दो मम्मी को भी, उनको भी तो पता चले मैं आज कितना खुश हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। चलो जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। छवि जाकर लंच पैक करके जीत को ऑफिस भेज देती है
और उसको इस बात की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो अपनी सास राजकुमारी को जाकर बोलती है, मम्मी जी, मैं अपनी गोद भराई में ना पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी और मेहंदी लगवाने के लिए ना मैं मेहंदी आर्टिस्ट बाहर से बुलवाऊंगी। बेटा, गर्भावस्था में मेहंदी नहीं लगवानी होती, बस नाम के लिए टीका सा लगवा लियो। क्यों नहीं लगवा सकती मेहंदी? मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी गोद भराई पर पोर्ट्रेट मेहंदी लगवाऊंगी। पोर्ट्रेट मेहंदी मतलब हाथ पर वो जो बच्चे बनवाते हैं ना मेहंदी से। बेटा, मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। नेगेटिविटी और बुरी चीजों का भी डर होता है, इसलिए सब मना करते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। और अभी से ख्यालों में मत रह, अभी बहुत टाइम है। चल जाकर कुछ काम कर ले, काम करना ठीक रहता है इस समय में। जितना काम करेगी उतना अच्छा रहेगा। छवि अपने काम में लग जाती है। दिन गुजरने के बाद शाम होने पर सास और बहू दोनों मार्केट जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के खिलौने देखकर छवि बोलती है, मम्मी, ये खिलौने कितने अच्छे लग रहे हैं। रुको, मुझे ये लेना है। नहीं बहू, अभी नहीं लेने, आगे चलो। जो लेना है पहले वो खरीद लेते हैं। चल, पहले मुझे साड़ी दिला दे और फिर सब्जी लेकर घर चलते हैं। यार, मम्मी तो कुछ भी नहीं लेने देती। मैं जीत जी से मंगवा लूंगी। सास बहू दोनों सब्जी और कपड़े लेकर घर आती है। रात को जीत ऑफिस से घर आते ही अपनी वाइफ बोलता है, कैसी है मेरी जान और मेरा बेबी? बेबी तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? मुझे मेरी गोद भराई पर मेहंदी लगवानी थी, लेकिन मम्मी जी वो लगवाने नहीं दे रही हैं। और आज मैं बेबी टॉय खरीद रही थी तो वो भी उन्होंने मुझे नहीं लेने दिए। बस इतनी सी बात, वो तो मैं ला कर दे दूंगा, कल ही ले आता हूँ। और रही बात मेहंदी की, तो वो तुम लगवा ही सकती हो। जल्दी हाथ धो लेना मेहंदी लगवा कर। अब इधर आओ, मेरे पास बैठो। जो करना है वो करना, बस सैड नहीं होना। आप खुश रहोगी जभी तो बेबी ठीक रहेगा। अपना अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चलो एक बात बताओ, लड़की होगी या लड़का? जान, ये कैसे बता सकता हूँ? मतलब आपको लड़की पसंद है या लड़का? वैसे तो मुझे लड़की पसंद है और वो तुम्हारे जैसी ही होगी, गोलगप्पी सी। और लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, प्यार दोनों को बराबर मिलेगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन जीत ऑफिस से घर आते हुए ढेर सारे खिलौने लेकर आता है और लाकर छवि को देता है, जिसे देखकर छवि खुश होती है और सारे खिलौने अपने कमरे में सजा देती है। कुछ देर बाद राजकुमारी छवि के कमरे में आती है और इतने सारे खिलौने देखकर बोलती है, तुझे मना करा था ना बहू, आखिर तूने मंगवा ही लिए ना ये खिलौने। राजकुमारी छवि के कमरे से अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही महीने गुजरते हैं। छवि का 8वां महीना लग चुका था और उसे अपनी गोद भराई वाले दिन का इंतजार था, लेकिन उसे मेहंदी ही लगवानी थी। इसीलिए वो मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वाले को बुक कर देती है। राजकुमारी सभी रिश्तेदारों को कॉल करके गोद भराई की रस्म के लिए आमंत्रित करते हुए बोलती है, हाँ जी, हाँ, कल ही है गोद भराई की रस्म, सब ठीक है, आप बस टाइम पर आ जाना। चलो मैं रखती हूँ, जय श्री कृष्णा। राजकुमारी सभी को आमंत्रित कर रही होती है और घर में डेकोरेशन भी हो जाती है। छवि इस पल का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। अपनी गोद भराई के एक दिन पहले वो उत्साहित होकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही होती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिस कारण उसके सर पर चोट आती है। और गिरने की आवाज सुनकर राजकुमारी भाग कर आती है और अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर कांपने लगती है। वो तुरंत ही जीत को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके बाद जीत जल्दी से अपने ऑफिस से घर आता है और छवि को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां जाकर पता चलता है कि उसके बच्चे को चोट आई है, जिस कारण उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर सब बहुत अफसोस करते हैं और छवि ये सुनते ही रोने लगती है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। जिस बच्चे के लिए उसने इतने सारे सपने देखे थे, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसने अपनी गोद भराई के लिए मेहंदी भी बुक करी थी, लेकिन अब वो गोद भराई की मेहंदी उसके हाथों पर नहीं लग पाएगी।
इस घटना के कुछ समय बाद हॉस्पिटल से सब छवि को लेकर घर आते हैं। घर आकर छवि अपने कमरे में उन सभी खिलौनों को देखकर रोने लगती है और ये सब देखकर छवि की सास बोलती है, मैं मना करती थी ना, खिलौने कपड़े ये सब पहले नहीं लाते घर में, लेकिन मेरी बात तो तुमने सुननी ही नहीं होती। बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। हो गया ना इतना बड़ा अपशगुन, हो गए खुश अब तुम लोग। मम्मी अब चुप भी हो जाओ, और कितना बोलोगी अब। छवि रोने लगती है। जीत छवि को चुप करवाता है और खुद भी रोने लगता है। ये सब देखकर राजकुमारी छवि को गले लगाती है और बोलती है, बेटा जो होना था हो गया, इसे अपना एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। शायद भगवान को यही मंजूर था। राजकुमारी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही वो सबको फोन करके गोद भराई की रस्म के लिए मना कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और छवि के दिलो दिमाग से काफी दिन तक ये बात नहीं निकलती। तो वहाँ किसी औरत की गोद भराई में बच्चे को देखकर छवि बोलती है, मेरी गोद भराई सूनी रह गई। कितने सपने सजाए थे मैंने, अपने होने वाले बच्चे को लेकर अपनी गोद भराई पर मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया एक ही झटके में। ऐसे ही दिन गुजरने के साथ छवि को फिर से माँ बनने की खुशखबरी मिलती है और इस बार वो अपने इस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत केयरफुल होती है और वो अपना बहुत ध्यान रखती है। लेकिन इस बार भी वो अपनी गोद भराई में मेहंदी लगवाने का इंतजार करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, वक्त के साथ उसका पेट भी दिखने लगता है। कुछ ही समय में उसको 8वां महीना लग जाता है, जिसके बाद एक बार फिर गोद भराई की रस्म की तैयारियां हो जाती है और अगले दिन सभी मेहमान गोद भराई के लिए आ जाते हैं, जिसके साथ छवि भी तैयार होकर नीचे आती है और तभी उसकी सास बोलती है, बेटा बैठ जाओ आराम से, रस्म चालू होने वाली है। मेरे हाथ में तो मेहंदी ही नहीं लगी अभी तक। मैंने मना करा था ना कि मेहंदी नहीं लगवानी। लेकिन मम्मी जी मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। आज तो मैं मेहंदी लगवा कर रहूंगी। नहीं लगवानी मेहंदी, जल्दी बैठ जा बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं लगेगी तो मैं गोद भराई की रस्म में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। अच्छा तो रजनी अपनी भाभी के हाथ में हल्की सी मेहंदी लगा दे, नाम की लगानी है बस। मम्मी जी मैंने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है, उसी से लगवा लेती हूँ। छवि जरा सी टीके वाली मेहंदी लगवानी है, तुझे समझ क्यों नहीं आता? मम्मी जी मैंने दोनों हाथों में बस बेबी बनवाना है और उसका नाम लिखवा रही हूँ। तूने बच्चों के नाम भी सोच रखे हैं? राजकुमारी तेरी बहू तो तुझसे भी फास्ट है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। लगवा ले बेटा, जल्दी लगवा ले मेहंदी, कुछ नहीं हो रहा। छवि अपनी गोद भराई में मेहंदी लगवा के खुश होकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद उसकी गोद भराई की रस्म चालू हो जाती है। सभी लोग उसे और उसके बच्चे को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी पास की पड़ोसन भी बोलती है, तू और तेरा बच्चा जुग जुग जिए, भगवान तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। बेटा औरत की जिंदगी में गोद भराई की रस्म एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी के घर में बेटी बनकर आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है और तीसरा जब वो किसी की माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि आने वाले बच्चे को इतनी दुआएं और आशीर्वाद मिले कि उसका जन्म तकलीफ के साथ ना होकर खुशियों के साथ हो। आज ये गोद भराई की रस्म बहुत खास है तेरे लिए। भगवान करे तेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। छवि की मेहंदी देखकर उसकी ननद रजनी बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथ में तो मेहंदी का रंग बहुत खूब रचा है। इसका मतलब भाई आपको बहुत प्यार करता है। और ऐसे ही छवि की गोद भराई पर सब उसको दुआएं और आशीर्वाद देकर जाते हैं और उसका अपनी गोद भराई की रस्म पर मेहंदी लगवाने का ख्वाब भी पूरा हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।